नमस्कार दोस्तों, पास क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चूंकि ये एग्जाम हो चुका है, अभी जून में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है ना? तो जून में एग्जाम हुआ था, जून 2026 का, ठीक? तो यूजीसी नेट की तैयारी की जो भूमिका चल रही थी, तो चूंकि उस समय भी हमारा चैनल आपके लिए मददगार साबित हुआ था, हमारा ऐप था पास क्लासेस का। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने बताई थी, जो हमसे जुड़े थे एक परिवार की तरीके से, या जो नहीं भी हमारा चीजें ले पाए थे, सब्सक्रिप्शन वगैरह या कुछ भी, उसके लिए मैंने क्या यूट्यूब पे सारी चीजों को पीवाईक्यू कराना शुरू किया था या एमसीक्यू शुरू करा रहा था। वो बच्चों के लिए काफी मददगार शुरू हुआ, ऐसे कमेंट आते गए और कि बहुत अच्छा लगा। फिर आप देखिए, बात यह है कि हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम अंतिम नहीं होता है, और किसी भी एग्जाम से किसी चीज की शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हम हर बार चीजों को देते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते जाते हैं, ठीक है? तो जब भी नया सीखते जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि जब भी हम कोई एग्जाम दें तो उसमें जो है कि सफल ही हो जाए, ठीक है ना? सफलता और असफलता एक टेस्टिंग है, कोई जरूरी नहीं है आप बहुत सारे पढ़े और 150 क्वेश्चन आए। हो सकता है उस दिन हमारा दिन नहीं रहा हो, हमने पढ़े हैं अपने जीवन में, कोई भी बुक उठाए तो कम से कम पढ़े 10,000 क्वेश्चन, अगर पूरी बुक उठाओ तो 10,000 कम से कम, और उसमें से आपने 150 अपने हिसाब से चुना ना। मुझे थोड़ा ना पता था कि इन्हीं 150 क्वेश्चन को आप चुनेंगे, ठीक है? इससे मुझसे क्या लेना देना था, ठीक है मेरे प्रिय? तो 150 क्वेश्चन ये आपकी चीज है। आपने क्या सोचा? हमने तो बहुत सारी चीजें सोची। हो सकता है कि हमने 1,000 सोचे हो, 10,000 सोचे हो, 150 के बारे में नहीं सोचा हो, मुझे नहीं लगा हो इम्पोर्टेंट। तो कभी कभी क्या होता है, लेकिन सबसे बात यह है कि आज के समय में सफलता जो है बस इतनी ही मानी जाती है कि आप ये प्रश्न 150 कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होते थे, सब्जेक्टिव एग्जाम होते जाते थे, लिखने पड़ते थे, तो सबको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना होता था। डेटा का कोई उतना मेन नहीं रह जाता था रोल, ठीक है ना? इतनी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ जाती है। आज के समय में जब तक आपके अंतर्गत रटने की क्षमता नहीं है, तो जैसे लगता है कि हम कोई एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाएंगे। तो सारे बच्चे घबराने लगते हैं। जो नए बच्चे आते हैं वो सोचते हैं यार ये एग्जाम मुझसे कैसे पास होगा? इतनी मोटी कोई गाइड की बुक हो जाएगी, 5, 6, 7, 8 जो है इतिहासकार की बुक हो जाएगी, 15, 20 ठो उपन्यास हो जाएगा, 50 ठो कहानियां हो जाएंगी। मतलब अगर सारे को एक कंपाइल कर दिया जाए तो इतनी मोटी किताब हो जाएगी। मतलब मुझे लगता है कि 24 घंटे का रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है। सोचिए इतनी मोटी, अब इतनी मोटी तो 4, 5, 6 दिन लगातार लग जाएंगे तब भी हम नहीं पढ़ पाएंगे, समझ रहे हैं? 10 दिन लगातार वाचन करेंगे तब भी कुछ नहीं कर पाएंगे 20 दिनों तक। तो सोचिए कि इस समय, इस घड़ी में और ऐसे परिस्थिति में आप एग्जाम कैसे निकालेंगे? इसीलिए हम जब भी यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो हमको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसी होगी, उसी पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, चूंकि इसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, लेकिन चूंकि आज मैं जो है कि सेकंड पेपर पे बात करूंगा, और ये सेकंड पेपर जो होगा वो क्या होगा, यही है हमारे सब्जेक्ट का, यही है हमारे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, चूंकि पास क्लासेस हिंदी की तैयारी करवाता है, इसलिए हम लोग जो है कि हिंदी पे बात करेंगे, ठीक? आइए चलते हैं और हिंदी की शुरुआत मान लेते हैं। हमारे हिंदी की स्टार्टिंग जो है सीधे सीधे बिंदी से शुरू हो रही है। मान लेते हैं हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है? हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, शून्यता से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब हम अगला एग्जाम जो होगा, नेक्स्ट एग्जाम, उसको जो देंगे वो दिसंबर 2026 में देंगे। तो अभी क्या चल रहा है? अभी जुलाई चल रहा है। कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे पास 6 महीने हैं, ठीक है? तो 6 महीने है, एक तरीके से मेरे पास अर्धवार्षिकी तैयारी करनी है, और इस अर्धवार्षिकी तैयारी में हमको 150 प्रश्नों से जूझना है, ठीक है ना? तो अगर इस तरीके से देखिए, तो एक महीने में हमको 25 क्वेश्चन भी अगर तैयार करते हैं, अगर एक महीने में ऐसा पढ़े कि कम से कम 25 क्वेश्चन, देखिए अब पढ़ाई जो करनी है तो शुरू से शुरुआत करनी है, सीख, ठीक है ना? हम लोग चलेंगे फर्श से अर्श तक, और ये बहुत आसान भी है, ठीक है ना? मतलब फर्श एकदम नीचे से लेके टॉप, ठीक है ना? वहां तक जाएंगे, और जाएंगे कैसे? तो बस मैंने बताया ना कि 25 क्वेश्चन, अगर 25 का 150 होता है ना, मतलब ऐसा पढ़े कि शायद क्या एक महीने में हम 25 क्वेश्चन करने के काबिल भी नहीं बन पाएंगे। बहुत आसान चीज है ना? तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर शुरुआत करेंगे, 150 क्वेश्चन को अभी से क्यों देखें, 25 क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? चलिए बताता हूं कैसे शुरुआत करिए। सबसे पहले क्या होता है? हिंदी, ठीक? आपका विषय क्या है? हिंदी। तो हिंदी के इतिहास को जानना होगा कि हिंदी का इतिहास क्या है। जब हम हिंदी के इतिहास को जानेंगे, तो हिंदी के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास बुक है
हिंदी साहित्य के इतिहास। कोई भी साहित्य का इतिहास उठा लेंगे और हिंदी साहित्य का इतिहास इसको उठाएंगे। हिंदी का इतिहास जानना है तो हिंदी साहित्य का इतिहास उठाएंगे। ये किसकी बुक है? शुक्ल की। लेकिन दिक्कत यह है कि शुक्ल की बुक कोई भी बच्चा जो जीरो से शुरू कर रहा है उसको शुक्ल की बुक की कोई भी जो है वाक्य सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा। इसका मैं उदाहरण देता हूं। ठीक, इसका उदाहरण आपको मैं ऐसे देता हूं कि जैसे वो लिखते हैं, पहली हुई लाइन है जैसे हिंदी साहित्य का आविर्भाव प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से होता है। ठीक, ये चीजें लिख दी गई यहाँ पे। इन्होंने पहली लाइन लिखी अपने इतिहास की जब शुरू कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव जो है प्राकृत की अंतिम अवस्था अपभ्रंश। अब देखिए आविर्भाव कठिन शब्द आ रहा है, प्राकृत क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता है, अंतिम अवस्था अपभ्रंश भी आ गया। अरे यार, जब इनके बारे में मैं नहीं जानता हूं तो शुक्ल को कैसे पढ़ पाऊंगा, शुक्ल को कैसे समझ पाऊंगा? आसान तो है नहीं। सोचिए कि अगर शुक्ल को हम शुरू भी कर रहे हैं तो प्राकृत से और अपभ्रंश शुरू कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं सबसे पहले इनकी लाइन में तो भाषा विज्ञान का ही चीजें आ गई। सोचिए कि हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे हैं और चीजें भाषा विज्ञान की आ रही हैं। ये बहुत कठिन हो जाता है बच्चों के लिए। फिर वो कुछ देर तक पढ़ता है, वो फिर छोड़ देता है, उसे उब जाता है, नीरस हो जाता है, उचट जाता है, फिर मन नहीं करता बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि हमको वो किताब चाहिए कि जो हमको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए कि इतिहास क्या रहा, कैसे चीजें रही। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई सरल सा इतिहास उठाएंगे। और एक आता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ठीक, देखिए हमको सीधी सीधी बात करनी है, सरलता के साथ बात करनी है, समझ के साथ बात करनी है। मैंने बताया भी है कि एक सरल नहीं है बल्कि एक दृष्टिकोण है, और कैसे चीजें जो है कि समझ में आएगी आसानी से। सरल बस इसलिए है कि उन्हीं चीजों पे बात करेगा जिसकी चीज की जरूरत होगी। इसको लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी ने, ठीक है ना। तो अभी जो है पास क्लासेस पे हम लोगों ने एक ऐप शुरू किया, मतलब पास क्लासेस पे एक यूट्यूब चैनल है। तो यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने इस सीरीज को शुरू किया है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। तो सबसे पहले तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे। यहां तक जब चीजें कर लेंगे, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास पे जब आप चले जाएंगे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए सरल इतिहास से क्या करेंगे, तो सरल इतिहास से जैसे मान लीजिए आपने आदिकाल पढ़ लिया। अब आदिकाल का क्या करना है, आपका पोस्टमार्टम करना है। इसका पोस्टमार्टम कैसे करना है? पोस्टमार्टम, ठीक, जैसे कोई मनुष्य है, आदमी है, उसका जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो किडनी को अलग देखा जाता है, लीवर को अलग देखा जाता है, फेफड़े को अलग देखा जाता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि जब आदिकाल पढ़ेंगे और आदिकाल की शुरुआत करेंगे तो उसमें सिद्ध भी होंगे, नाथ भी होंगे, जैन भी होंगे। एक बस एक मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है विद्यापति भी होंगे, शैव होंगे, ठीक है, फुटकल में फिर अमीर खुसरो भी होंगे। ये तो मेन मेन है, ठीक है ना, ये लोग आ जाएंगे। तो जब सबसे पहले हम आदिकाल जानेंगे कि आदिकाल होता क्या है। ठीक, आदिकाल क्या है, तो जब भी देखेंगे तो आप क्या करिएगा कि जब आदिकाल जब पढ़ना स्टार्ट करिएगा, देखिए बेसिक से शुरू यहीं से अंत भी कर दीजिएगा। आप कोई गूगल पे डालिए ऐसे आदिकाल, तो पहले आप सरल इतिहास पढ़ लेंगे विश्वनाथ त्रिपाठी से। फिर उसके बाद क्या होगा कि आदिकाल पे सबसे अच्छी बुक कौन सी है आप देखेंगे ना, तो गूगल पे डाल दीजिएगा कि आदिकाल पे सबसे अच्छा नाम किसने के अच्छा काम किसने किया, तो पता चलेगा कि आएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि इतिहास कैसे पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे, तो आप क्या करिएगा कि इस सरल इतिहास को पढ़ के फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बुक आती है हिंदी साहित्य का, उसको लीजिएगा। दो किताबें आपके साथ आई, तो हिंदी साहित्य का आदिकाल वो बताएंगे कि आदिकाल कैसे है, आदि का मतलब प्रारंभ कैसे है, आरंभ कैसे है। ठीक है, शुरुआत क्यों होती है यहीं से,
जब ये कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप आएंगे शुक्ल पे, जो सबसे जिससे बार बार चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, शुक्ल से आएंगे। और जब शुक्ल से आएंगे तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी बातों से जैसे बताएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहां से शुरुआत की है और ये कहां से शुरू कर रहे हैं, तब ना आप विवादों में जाएंगे। सबसे पहले तो चीजें आपको आसान तरीके से आनी चाहिए, शुक्ल बहुत बाद में उठाइएगा। तो सबसे पहले एक काम क्या करना है कि सबसे पहले इतिहास पढ़ने के लिए आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, फिर से लिख दे रहा हूं, फिर उसके बाद जो सबसे बेस्ट काम किया है किसी भी, जैसे आदिकाल पे हजारी जी ने, ठीक है, भक्ति काल पे हजारी जी ने, ठीक है, ये तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। रीति काल पे डॉक्टर नगेंद्र ने, आधुनिक काल पे बच्चन सिंह ने। देखिए सारे पार्ट को ना अलग अलग बुकों से पढ़िए, एक बुक किसी से पढ़नी नहीं, बस एक बुक अगर आपको पढ़नी है तो सिर्फ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाएंगे। आदिकाल जब इसे पढ़ लेंगे तो फिर एक बार हजारी से पढ़ लीजिएगा, फिर आप भक्ति काल इससे पढ़ लीजिएगा, फिर हजारी से पढ़ लीजिएगा, फिर रीतिकाल जब पढ़ लीजिएगा इससे तो फिर नगेंद्र वाली बुक से रीतिकाल पढ़ेंगे, फिर इससे जो है कि सरल इतिहास है फिर पढ़ लेंगे आधुनिक काल, तो फिर आप बच्चन सिंह से आधुनिक काल पढ़ेंगे। ये होता है तरीका, आप जरूर से इस चीज को फॉलो करिएगा। किसी भी हालत में बता रहा हूं, अब की बार जो तैयारी करेंगे तो इसके साथ साथ उन सारी तैयारियों का अंत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर इतनी सारी बुक, यही मैं बता रहा हूं कि 6 साहित्यकार 8 10 इतिहासकार हैं, उनको नहीं पढ़ना है। रीति काल बस सिर्फ नगेंद्र का पढ़िएगा और कुछ मत पढ़िए, आधुनिक काल सिर्फ बच्चन सिंह का पढ़िएगा, भक्ति काल हिंदी साहित्य का आदिकाल और भक्ति काल दो हिंदी साहित्य का उद्भव विकास इन्होंने दो लिखा है, ऐसे एक उठाएंगे तो इनसे भक्ति काल पढ़िएगा और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। जब ये सारी चीजें पढ़ जाइएगा तब आप शुक्ल को पढ़िएगा। देखिए ये सब सारी चीजें जब पढ़े तब शुक्ल आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे। ये करना होगा आपको, जब ये कर लेंगे आपको तब आपको लगेगा कि वाह कितनी अच्छी चीज है, अब शुक्ल कितने आसानी से समझ में आ रहे हैं। जब इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा पूरा आदिकाल का मामला समाप्त हो गया या इतिहास का पूरा मामला समाप्त हो गया। फिर उसके बाद कोई भी आप जैसे दृष्टि की बुक है या गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की बुक है, ठीक है ना, कोई भी बुक जैसे उठाते हैं, मतलब गाइड टाइप की बुक, गाइड बुक, ठीक, जो आपको क्या करती है एक दिशा निर्देश देती है कि मतलब अब हमको डेटा चाहिए। इन सारी बुकों से मैंने क्या किया था, ये जितनी की जितनी सारी बुक थी इनसे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है ना, एक समझ बनाई थी। जैसे कबीर के बारे में बहुत सारी चीजें आप जानना चाहेंगे तो एक समझ बनेगी, ठीक है ना। अब जैसे उनके बारे में जैसे समझ बन जाएगी, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए उनका रहस्यवाद है, तो कबीर का रहस्यवाद सिर्फ वो बताएंगे बहुत सारी किताबों में कि भावात्मक रहस्यवाद है, अरे साधनात्मक, फिर बाद में पढ़ेंगे तो भावात्मक भी आता है। टेक्स्ट बुक में कम, गाइडों में ज्यादा मिलता है कि कौन कौन चीजें वन लाइनर टाइप में। तो ये चीजें आप करेंगे तो तब आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे करना है। किताबों से आप समझ पाएंगे कि रहस्यवाद है क्या। फिर उसके बाद जैसे ये लगेगा ना कि आप जैसे मान लो किताबों से आप पढ़ते चले गए, किताबों से जैसे कॉन्सेप्ट दिया होगा, जैसे कभी आप साइंस पढ़ते होंगे, जैसे मान लीजिए न्यूटन का नियम है, आपने विज्ञान में पढ़ लिया कि न्यूटन का पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, तीसरा नियम क्या है। तो जब भी हमको किताबों में आएगा कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया न्यूटन ने दे दिया, क्योंकि अब न्यूटन का नियम है, तो जब भी हमको कहीं बुक में उसका उदाहरण दिख गया क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, तो उसको तुरंत हम अपने आप इंपॉर्टेंट मान लेंगे क्योंकि न्यूटन ने दिया है। ठीक इसी तरीके से जब हम कोई बुक पढ़ते हैं और उसमें लगेगा कि इन इन चीजों का जिक्र आएगा, जैसे जब कबीर पे पढ़ेंगे तो उलटवासियों का जिक्र आएगा, ठीक है, रहस्यवाद का जिक्र आएगा, ठीक है, प्रतीक भाषा का जिक्र आएगा, संधा भाषा का जिक्र आएगा, ठीक है, या इनकी सारी बातों में जब आएंगे इनके साखी शब्द रमैनी, वही पता चलेगा कि साखी क्या है, शब्द क्या है, रमैनी क्या है। तो इससे जो भी फैक्ट आपके किताब में आएंगे गाइड में, फिर आपको लगेगा कि ये मैंने अगर किताबों में पढ़ा है तो इन किताबों के अलावा जब जो गाइड में अगर आ रहा है इनके नाम से संबंधित कोई भी चीज, तो उसको पहले तो हम याद कर लेंगे। मतलब जिन जिन चीजों का किताबों में जिक्र होगा इतिहास के,
चाहे हिंदी साहित्य के सरल इतिहास हो, आचार्य के हो, नगेंद्र के हो, बच्चन के हो, उन सारे चीजों को जब गाइड में जाएंगे, देखेंगे और वो नाम आएंगे तो आप तुरंत पढ़ लेंगे, उससे एक भी फैक्ट गायब नहीं होंगे। तो पहला काम तो यही हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। फिर होगा क्या, तो मतलब पहले इतिहास ग्रंथ लिया आपने, ठीक, फिर उससे छोटा सा जो है कि फिर से कोई और एक इतिहास ग्रंथ, फिर टेक्स्ट बुक ले जाए, इतना करेंगे एक छोटी सी, एक काम आपका हो गया। तो ये इतिहास को पढ़ेंगे और ऐसे चारों काल को, आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को और आधुनिक काल को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद जब हम आएंगे, देखिए इसके साथ साथ क्या करना है कि आजकल ईएनटीए जो है टेक्स्ट बुक से बहुत प्रश्न पूछ रही है। ठीक, शुरू में बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले जो लंबे पेपर के टाइम मैंने बताया था आपको कि बड़ी बुक के बारे में पढ़ें, ठीक है, और छोटी बुक को जो है कि खुद पढ़ें। लेकिन अब नहीं, अब चूंकि स्टार्टिंग से पढ़ाई हो रही है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनी बड़ी किताबें हैं, ठीक है ना, इनको निपटाना शुरू कर देंगे, इनको पढ़ना शुरू। अब बड़ी पुस्तकों में आपके पास क्या क्या आ जाएगी, उपन्यास आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, अन्य विधाएं आ जाएंगी, अब कुछ कविताएं आ जाएंगी, सारी कविताएं नहीं, कुछ कविताएं में मतलब जैसे कामायनी आ जाएगी, ठीक है, वो उर्वश क्या है, वो उर्वशी नहीं, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी बुक है वो, रुकिए मैं देख के बताता हूँ यहाँ पे कविताओं वाले पोर्शन में। हाँ, उर्वशी ही है, उर्वशी का तृतीय अंक, ये चूंकि बड़ा है। फिर अंधेरे में कविता आ जाएगी, ठीक है, ऐसे करेंगे तो बड़ी बड़ी कविताओं को, क्योंकि इनको पढ़ने में कई दिन लगेंगे और लास्ट के समय में हमको रिवीजन महत्वपूर्ण होता है, तो लास्ट के समय में हम चीजों को पढ़ना धीरे धीरे खत्म करना शुरू करते हैं। तो होगा क्या कि आप देखिए, आप एक निश्चित क्रम बनाइए कि 7 दिन में आपके पास सबसे पहले तो सारे टेक्स्ट बुक हो, चाहे जैसे भी हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ के थ्रू पढ़िए, आपके पास पैसे नहीं हो या किसी से मांग के पढ़ लीजिए या किसी से मिलजुल के खरीद लीजिए कि वो एक पढ़े तब तक आप दूसरा पढ़िए, वो दूसरा पढ़े तब आप पहले पे पढ़िए। तो 7 दिन में कम से कम एक उपन्यास को खत्म करिए। ठीक, 7 दिन में आपको एक उपन्यास खत्म करना ही करना होगा। और आप में उपन्यास कितने हैं, तो आपके उपन्यास को मैं बताता हूं कौन कौन सी है। देखिए यहाँ सिलेबस मैंने लगाया है, तो देवरानी जेठानी की कहानी है, परीक्षा गुरु है, गोदान है, शेखर एक जीवनी है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, महिला अंचल है, झूठा सच है, मानस का अंश है, तमस है, राग दरबारी है, जिंदगी नामा है आपका बंटी है, और धरती धन्ना अपना है। ठीक, कितने हो गए, 12 13, 13 14 जो भी हो, यानी 13 7 91, जो भी हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, यानी कम से कम 3 महीने तो इसी में लग जाएंगे। सोचिए कि आपके सामने दिख रहा है 6 महीने और आपने उपन्यास पढ़ना शुरू किया, और एक हफ्ते भी अगर आपने एक उपन्यास पे दिया 250 300 पेजों का, कोई 400 पेजों का है, कोई 500, तो सोचिए कि आपका 3 महीने तो इसी में चला गया। मतलब अगर अभी से लग पाएंगे जी जान करके, तभी आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे, और टॉप के लिए पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उससे थोड़ा सा कम ही कर पाएंगे। इसलिए देखिए 7 दिन में जब ये कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि फिर उपन्यास जब हो जाएगा फिर आप नाटक पे आइएगा। ठीक, ये उपन्यास वाला कौन सा यूनिट है, 6 यूनिट है। अब हम आते हैं नाटक पे, नाटक 8वीं यूनिट है। कितने नाटक हैं आपके, अंधेर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 नाटक हैं अभी फिलहाल में, ठीक है ना, 13 14 15 जो भी, इनको आप 2 दिन में पढ़ेंगे तो आपके 28 दिन लग जाएंगे। सोचिए 1 महीने आपके नाटक में जा रहे हैं, 28 दिन में एक नाटक, मतलब आपके सारे नाटक खत्म हो जाने चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो जब आप 28 दिन में नाटक खत्म करेंगे, सोचिए कि 1 महीना और चला गया, अब कितने बचे, 4 महीने हुए, अब आपके पास कितने महीने बचे, 2 महीने बचे। ठीक है, आप कहानियों को क्या करेंगे, कहानी को ज्यादा मत लीजिए और एक सप्ताह में जो है कि आप इनको खत्म करिए सारी कहानियों को। एक दिन में अगर 2 कहानियां भी पढ़ते हैं, 3 कहानियां भी पढ़ते हैं, तो कम से कम एक सप्ते में 10 दिन ले लीजिए इनको।
10 दिन में खत्म करिए। ठीक है, फिर इसके बाद निबंध आते हैं, निबंध को भी आपको 10 दिन में खत्म करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बची हुई कविताएं जो होगी, फिर इनको 10 से 15 दिन में आप खत्म करिए। सोचिए, अभी भी आपके पास टाइम कम पड़ते जा रहे हैं, सोचिए कि 5 महीने हो गए, समझ रहे हैं? तो ये आपका काम होगा। तो सबसे पहले खत्म कैसे होंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास को, जो मैंने बताया कि कैसे पढ़ना है, उसको आप कम से कम 1 घंटे बस पढ़िएगा, ज्यादा नहीं। एक काम ये करिए। दूसरा काम जो फैक्ट है, किसी भी गाइड बुक है, जैसे दृष्टि है, या कोई भी किताब मैंने बताया था गोविंद पाठ, जो आपको मार्केट में उपलब्ध हो, जो अच्छी लगती हो, उसको आप 1 घंटा इससे पढ़ेंगे, 2 घंटे का ये काम हो गया। और जैसे उपन्यास मान लीजिए आपने उठाया कोई भी एक तरीके से टेक्स्ट बुक, उसको आप 2 घंटे पढ़िएगा, तो 1 घंटा 7 दिन 2 घंटा देखिए। तो इस तरीके से करेंगे तो 4 घंटे का आपका शेड्यूल बना पहला। फिर उसके बाद जब हम जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करिएगा कि काव्य शास्त्र, किसी भी चीज से आप आधा घंटा पढ़िए, और भाषा विज्ञान आधा घंटा पढ़िए। आपको जहां से भी अच्छा लगा, लगता हो, जिसने जो भी कोचिंग ली हो, हम लोगों के तो चूंकि 5 क्लासेस पे सारी चीजें पढ़ा रखी है पे, बाकी आपको जहां से भी अच्छा लगता हो पढ़ के देखिएगा, फिर हमारा का भी देखिए। तो आधा घंटा इसको पढ़िए और भाषा विज्ञान को आधा घंटा पढ़िए। ये मुश्किल से पढ़ेंगे तो आपके 20 दिन में खत्म हो जाएंगे, या मान लीजिए 1 महीने कर लेते हैं। ठीक, ये रोज का मैं दिनचर्या बता रहा हूँ कि शेड्यूल आपको कैसे फॉलो करने हैं। ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे तो ना आपका टेक्स्ट बुक छूट रहा है। और एक काम और करिएगा कि कविताएं, रोज एक मूड बनाइए कि कविताओं को लगा लेते हैं। पता चले कि जैसे जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, जैसे देखेंगे संजोली पांडे ने बहुत अच्छा गाया है, तो कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनको आप लगा दीजिए। गाना सुनते हैं ना, तो गाने की जगह उसको सुनना शुरू कर दीजिए, सीधी सी बात है। और वो कविताएं याद हो जाएंगी। जैसे मधुशाला वगैरह है ना, जैसे आप सुनिए ना किसी की आवाज में, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मतलब आप सारी कविताओं को क्या करेंगे, किसी न किसी जिसने एक मधुर गान के रूप में गाया हो, उसको क्या करिएगा, बस उसका सुनिएगा। सुनने से क्या होगा कि आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाएगी। आप करके देखिएगा, सच बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों में, जैसे इतने भोजपुरी गाने चल रहे हैं ना, इतने बॉलीवुड के गाने आपको कैसे याद आ जाते हैं, लाइन बाय लाइन जैसे वो गाता है। होगा क्या कि आप जब पेपर देने जाते हैं, तो आपके पेपर में पंक्तियां पूछता है, और पंक्तियों को पूछता है कि लाइन के क्रम से लगाइए, और लाइन के क्रम भूल जाता है, क्योंकि मुझे उस टाइप से याद नहीं है। लेकिन जैसे वो सुने रहेंगे तो याद लगेगा कि इस लाइन के बाद तो ये, जैसे कोई गाना को ऐसे ना याद हो, लेकिन कब कोई कोई साउंड से या लाउड स्पीकर से गुनगुनाना शुरू कर दे, आप भी उसके साथ साथ सीरियल के साथ गुनगुनाना शुरू कर देंगे। और सीरियल के साथ जितना गुनगुनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, चीजें लाइन बाई क्रमबद्धता से याद रहती है। ठीक, यहाँ पे आ गए। देखिए ये सारे के तो ये इसको आप करिएगा खाली टाइम में, या जो भी जब आपका मन न करे ऐसे लगाए, और किसी की व्याख्या इससे सुनना शुरू कर दिए। कम से कम तो ये देखिए आधा घंटा, या इसको एंजॉय करिए। अभी मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे हम चलते हैं टेक्स्ट बुक में उपन्यास, एक जो 10वीं यूनिट है, इसको जरूर से 1 घंटा पढ़िए आप, कम से कम। जो 10वीं यूनिट में अन्य विधाएं, उन अन्य विधाएं जैसे माटी की मूर्तें है, ठकुरी बाबा है, मुर्दैया है, प्रेमचंद घर में एक कहानी अभी है, आवारा मसीहा क्या भूलूं क्या याद करूं, जितने ये सारी की सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है, उसको आपको 1 घंटा पढ़ना होगा कम से कम। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप कहीं भी रहें, सुबह जब उठता है कोई इंसान, रोज का 1 हफ्ते का आप टारगेट मत बनाइए, हम जान गए हैं आप लोगों का। टारगेट आप फिक्स करिए 1 डे का, कि सुबह में उठे कि आज सुबह से लेकर शाम तक में ये टारगेट हमको ये अचीव कर लेना है, प्राप्त कर लेना है, किसी भी हालत में, किसी भी मनोदशा में। ठीक है, तो आप ये देखिए, जब इतना करेंगे तो जैसे ये लगेगा कि मैंने कितने का बता दिया, 1 2 2 2 4 5 6 घंटे का मैंने शेड्यूल बता रखा है आपको। ठीक है, अब 6 घंटे के शेड्यूल के साथ साथ आप क्या करेंगे, यहां पे चले जाइएगा। तो पहले तो 6 घंटे आपको किसमें देना है, समझ में आ रहा है आपको? हिंदी का 6 घंटे का प्लान होना चाहिए रोज का, डे बाई डे। ऐसे करेंगे आप। फिर उसके बाद चूंकि ये पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में डिवाइड है, तो इसमें कितने आते हैं 50,
इसमें कितने आते हैं 100, यानी मैंने इसको भी बताया 1:2, मतलब 2 घंटा इसको पढ़ते हैं तो 2 घंटा, 1 घंटा इसको पढ़ने का। अब यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं 6 घंटा इसको, तो 3 घंटा, 9 घंटा तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। 9 घंटा पढ़ना भी नहीं है, मरना नहीं है। पता नहीं कैसे लोग 10 घंटा 20 घंटा ऐसे ऐसे नहीं करना है। बस आप अभी से क्या करिएगा कि 1 घंटा उठाइए फर्स्ट पेपर को और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर, तो आपका फर्स्ट पेपर इसके 10 यूनिट हैं। तो अगर आप इसको उठाते हैं 1 घंटे का, तो कम से कम इसके 10 यूनिट हैं। आपके पास कितने महीने हैं 6, ठीक है, 5 3 1.33। तो अगर 1.3 1.66, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखेंगे तो अगर आप 1 यूनिट को, 1 मिनट रुकिए, 10 यूनिट हो गई, ठीक, और 1 घंटे पढ़ने हैं आपको। अच्छा 6 महीने हैं, ठीक है ना, 6 महीने हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 यूनिट को क्या करिएगा, 5 ही महीने मान लेते हैं, तो 1 महीने में आप 2 यूनिट पढ़ जाइए। तो यानी अगर आप 15 दिन में आपको क्या करना होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, अब 15 दिन में रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़िए, ठीक इसी तरीके से 15 दिन में आईसीटी पढ़िए, 15 दिन में कम्युनिकेशन पढ़िए, कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिए, उसके साथ साथ एक किताब जो कर लीजिए, रख लीजिए, जिससे आपको फर्स्ट पेपर तैयारी करवाने में जिससे आपको सहूलियत हो, ठीक है ना। खैर हम तो चूंकि जब पढ़ रहे थे तो चूंकि मैं किताबों का नहीं ऐसे करके, लेकिन मैंने फर्स्ट पेपर के लिए केबीएस मदान को जो है कि फॉलो किया था, और काफी अच्छी बुक है। फिर बाद में मार्केट में दृष्टि की बुक आई, ये भी काफी अच्छी बुक है। इनमें से आपको जो लगे उसको एक बुक को ले लीजिएगा, केवल एक बुक, 50 बुकें नहीं पढ़नी है आपकी। जब आप ये कर लेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा, 1 घंटे पढ़ लेंगे, तो दो, आपका क्या होगा कि कम से कम 15 दिन बहुत होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। और आप किसी को भी करिएगा तो एक चीज और करिएगा, आप नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। और स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आप कोई भी पढ़ेंगे, अगले दिन आधा घंटा तो कम से कम रिवीजन में देंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आधा घंटा अगर आपने रिवीजन में दे दिया, तो समझ लीजिए कि आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लोग नए नए पढ़ते चले जाते हैं और भूल जाते हैं, उनको लगता है कि रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, रिवीजन में अगर टाइम जाता है तो जाने दो, लेकिन जितना आपको याद रहेगा पहले का, अगले दिन आपको बहुत इंटरेस्ट होगा और अगले दिन बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा, ठीक है ना। तो इसलिए रिवीजन में आप देंगे, इसका मतलब ये है कि 6 घंटा आपने हिंदी पढ़ा और 1 घंटा जो है फर्स्ट पेपर पढ़ा और आधा घंटा आपने रिवीजन में दिया, कुल मिला जुला के 7.5 घंटे आपके हो गए, 7 साढ़े 7। किसी दिन आप 7 करिए, किसी दिन यानी 7 से 8 घंटे के बीच में आपको पढ़ना है। 24 घंटे में से अगर सही से शेड्यूल फॉलो कर लिया, 24 घंटे हैं, देखिए 8 3 के 24, आप चाहे तो 8 घंटा खूब आराम से सोइए। कितना सोएंगे, 8 घंटा सोइए। वैसे कहा जाता है कि 6 घंटा सोइए, नहीं, नींद खूब लीजिए। हो सकता है कि रात को आप 6 घंटा सो लीजिए, 7 घंटा, दिन में 1 घंटा सो लीजिए, आपको जैसा सहूलियत हो, लेकिन 8 घंटा सो लीजिए। 8 घंटे में आप सारे काम कर लीजिए। सारे काम आपके हो सकते हैं कि 6 घंटा में हो जाए, 1 आध 2 घंटे मूवी वगैरह भी देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, या कुछ भी करिए, आपके ऊपर ये डिसाइड करता है। बाकी जो 7 से 8 घंटे हैं वो सेफ रखिए, और किसी भी हालत में। और सबसे अच्छी तैयारी जानते हैं क्या है, मैंने सारी तैयारियां करके देख ली। अगर आप मॉर्निंग में उठ गए, कम से कम 8 बजे तक तो उठ ही जाइए। अगर आपने 12 बजे तक, 8 से 12, ये मूड बनाइए कि हमको 4 घंटे पढ़ लेंगे किसी भी हालत में। फिर उसके बाद क्या होगा, 4 घंटे के बाद आप खूब आराम करिए। 12 बजे के बाद क्या करिए, 2 घंटे आराम कर लीजिए, 3 घंटे आराम कर लीजिए, ठीक है। फिर आपके पास 3 बजे से भी बैठते हैं, तो 5 बजे तक बैठ जाइए। 3 से 5 तो बैठ ही सकते हैं, तो 4 2 6 घंटे हो गए। और जैसे ही फिर आराम कर लीजिए, ठीक, क्या 4 2 6, फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 से या 7 से बैठिए और 7 से 9 बजाइए, फिर 9 बजे खाना खाइए, सोइए। वो तो गए 8 घंटे। ब्रेक में पढ़िए, अलग अलग चीजों को टुकड़े टुकड़ों में करके फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है स्ट्रेटजी, इसी के तहत आप अपनी चीजों को फॉलो करिएगा, ठीक है। तो अगर इसके लिए आपको बुक मुझे बतानी हो
ठीक है ना। कुछ पुस्तकें आपको बता दें, रिकमेंड कर दें हम। देखो, सरल इतिहास कर लीजिए, ये पुस्तक जरूर से खरीद लीजिए। किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। फिर शुक्ल का, फिर शुक्ल द्वारा शुक्ल का इतिहास खरीदिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का खरीद लीजिए। किताबें होनी चाहिए, नगेंद्र का खरीद लीजिए, लेकिन कुछ ही इसके पार्ट मैंने बताया कि कैसे पढ़ने हैं। ठीक है, बच्चन सिंह का खरीद लीजिए। इतना काम तो पहले ये करेंगे, इतनी बुक तो आपके पास होनी चाहिए किसी भी हालत में। फिर होगा क्या, सारे के सारे उपन्यासों के टेक्स्ट बुक होने चाहिए। सारे के सारे उपन्यास किसी भी हालत में होने चाहिए। नाटक, कहानी, कविताएं या अन्य विधाएं, इसके सारे के सारे टेक्स्ट बुक होने चाहिए। हो सकता है कि किसी में भूमिका देता है, भूमिका से मतलब जो टेक्स्ट बुक लगे उसको किसी भी हालत में खरीद लीजिए। पुस्तकों के रूप में, टेक्स्ट बुक के रूप में, गाइड के रूप में आप दृष्टि को फॉलो कर लीजिए। नेट कर रहे हैं तो दृष्टि को पर्याप्त फॉलो कर लीजिए। बाकी गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जो आपको ठीक लगे किसी एक बुक को फॉलो कर लीजिए। क्योंकि नेट के एक पैटर्न से दृष्टि वाले बनाए हैं तो दृष्टि को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बता दिया कि जो है कि केबीएस मैदान की रख लीजिए। अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है, तो मुझे नहीं लगता कि और किसी की जरूरत होगी। तो जब इतनी सारी चीजें कर लेंगे और ये सारे किताब आपके पास होना चाहिए, और जो सिलेबस है वो आपके समझ लीजिए कि सिरहाने के पास होना चाहिए। आप जब भी उठिए तो लगे कि इसमें से मैंने ये पढ़ लिया है और ये नहीं पढ़ा। सिलेबस आपके एकदम समझ लीजिए कि आपके पास होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी सफलता की गारंटी है। इस तरीके से जब आप अपनी चीजों को करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये शेड्यूल आप 6 महीने तक करेंगे, हो सकता है कि आप फर्स्ट रैंक लेके आए। हो क्या सकता है, कंफर्म है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फर्स्ट रैंक आपकी कंफर्म है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टॉपर बनना चाहते हैं, कि आप फेल्योर बनना चाहते हैं, कि एवरेज बनना चाहते हैं, कि मीडियम टाइप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी स्ट्रेटजी। अब इसके लिए हमारे पास क्लासेस के ऐप पे बहुत सारे उसके वीडियो डाउनलोड किए गए हैं। ठीक है, उसका सब्सक्रिप्शन ले उसको ले सकते हैं, या खैर हम लोग यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर हम आपको चीजों को बताते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।